मिस्टर पप्पू का आज जन्मदिन है, पर उनका जन्मदिन ज्यादा धूमधाम से नहीं मनाया जाता क्योंकि उन्हें वो नहीं पसंद। इसलिए वो अपने बेटे, अपनी पत्नी, अपनी बेटी के साथ ही पर्सनल स्पेस में बर्थडे मना रहे हैं। पापा केक काटो ना जल्दी से। अरे रुको बच्चों, अपनी मम्मी को आने दो, अभी कट कर देता हूँ। मम्मी भी आ गई और फिर मिस्टर पप्पू ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर केक कट किया और उसके बाद अपने अपने कमरों में चले गए। मिस्टर पप्पू वहीं बैठकर टीवी देखने लगे। जब सुबह वो लोग जागे तो हैरान हो गए, मिस्टर पप्पू की मौत हो चुकी थी। मिस्टर पप्पू की पत्नी ने तुरंत डिटेक्टिव जे को फोन करके बुलाया। डिटेक्टिव जे वहाँ मौकाए वारदात पर पहुँचता है और देखता है कि वहाँ कोई सबूत नहीं था। चाकू से मिस्टर पप्पू का खून हुआ था, पर ना तो चाकू पर कोई निशान था और न किसी के फिंगरप्रिंट्स। कातिल बहुत शातिर है, उसने अपने पीछे एक भी सबूत नहीं छोड़ा, पर वो ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मैं भी डिटेक्टिव जे हूँ और उसे पकड़ कर ही रहूँगा। डिटेक्टिव जे ने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया और उनसे पूछताछ की तो मिस्टर पप्पू की पत्नी बोली, मैं तो उस समय अपने कमरे में सो रही थी। मैंने उन्हें बोला था पर वे टीवी देखने लगे और वहीं सो गए। सुबह जब जागी तो देखी कि इनकी मौत हो चुकी है, इसलिए मैंने आपको तुरंत बुला लिया। सर मैं बेकसूर हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद डिटेक्टिव जे ने उसके बेटे से पूछा तो वो बोला, सर मेरा हाथ तो फ्रैक्चर्ड है, मुझे तो डॉक्टर ने जल्दी सोने को बोला है, तो मैं तो आराम ही कर रहा था। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ और किसने किया सर। इसके बाद डिटेक्टिव जे ने मिस्टर पप्पू की बेटी से पूछा तो वो बोली, मेरा तो कल एग्जाम है, इसलिए मैं रात भर पढ़ रही थी, मुझे नहीं पता ये कौन किसने किया। डिटेक्टिव जे को किसी पर भी शक नहीं जाता, उसे तीनों के बातें सच्ची लगती हैं और उसने मन ही मन सोचा, ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं किसी की बातों से समझ नहीं पा रहा हूँ कि झूठ कौन बोल रहा है, पर कातिल तो घर वालों में से ही कोई है, क्योंकि दरवाजा भी अंदर से बंद था, खिड़कियाँ भी अंदर से बंद थी और न ही किसी के आने के यहाँ पर नामो निशान है। पर इन तीनों में से झूठ बोल कौन रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। डिटेक्टिव जे घर चला जाता है और फिर से एक बार सोच में डूब जाता है, पर उसे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन वो फिर मिस्टर पप्पू के घर गया और जब उसने 3 सदस्यों को एक साथ देखा तो समझ गया कि कातिल कौन है। क्या आप समझ पाए हैं कि कातिल कौन है? ध्यान से देखिए और बताइए। खून मिस्टर पप्पू के बेटे ने किया है क्योंकि कल उसके दाएं हाथ में फ्रैक्चर था और आज बाएं हाथ में पट्टी बंधी हुई है। तो अगर उसके दाएं हाथ में फ्रैक्चर था तो बाएं हाथ में पट्टी कैसे बंधी है? हाँ, मैंने ही मारा है मेरे पापा को, क्योंकि वो अपनी जायदाद मेरी बहन के नाम करने वाले थे और मैं नहीं चाहता था कि मेरी जायदाद में किसी और को हिस्सा मिले। इसलिए जब ये रात को सब सो गए थे, मैं पापा के पास गया और मैंने चाकू से उनका खून कर दिया और उसके बाद वहाँ से सारे सबूत भी मिटा दिए। इस तरह डिटेक्टिव जी ने ये केस भी सॉल्व कर दिया और मिस्टर पप्पू के बेटे को जेल की सलाखों के पीछे डलवा दिया। डिटेक्टिव जे अगेन रॉक्स। बंटी एक बहुत ही होशियार मिस्त्री था। इंजीनियर्स भी उससे घर बनाने के पहले सलाह मशवरा करते थे। बंटी बहुत मेहनती था और लोगों की मदद के लिए पैसे भी उधार दे देता था। एक उसकी पत्नी पीलू उससे कहती है, अजी सुनते हो, आप पूरे गांव के लिए घर बनाते हो, लेकिन हमारा खुद का कोई घर नहीं है। बारिश का मौसम आने वाला है, छत की मरम्मत करवानी है, हमारा अपना घर कब होगा? कभी सोचे हो? वो टिल्लू कितनी जल्दी से अपना घर बना लिया, जबकि उसको आपके जितना भी काम नहीं आता है। अरे पीलू, क्यों दूसरों की तरक्की देखकर जल रही हो? बारिश के मौसम के लिए मैं तैयारी कर लूँगा और एक दिन हमारा भी अपना घर होगा, तुम इतना मत सोचो। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया को, जो कि ईंट सप्लायर था, उसको सारी बात बताता है। हरिया भाई, तुम मुझे मेरे घर की मरम्मत के लिए ईंट कितने में दोगे? अरे क्या बंटी भाई, तुम्हारी मदद से तो आज मेरा इतना बड़ा कारोबार है। तुम बस बताओ कितनी ईंट चाहिए, तुम्हें ईंट मिल जाएंगी। फिर हरिया बंटी के घर के बाहर एक ट्रॉली ईंट डलवा देता है। उस रात जब बंटी और पीलू सो रहे थे, तभी बंटी को कुछ आवाज आती है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे कोई नहीं दिखता। सुबह उठने पर वो ईंटों को गिनता है
तो पता है कि कुछ ईंटें कम हो गई थी। अरे लगता है कोई ईंटों को चुरा ले गया है। कौन हो सकता है जी? ऐसे ही अगले सुबह ईंट कम मिलती है तो बंटी परेशान हो जाता है। ये रोज रोज कौन हमारी ईंटों को चुरा रहा है? आज रात मैं पहरेदारी करूँगा। फिर उस रात बंटी जागकर ईंटों की रखवाली करता है। वो एक कोने में छुपकर नजर बना रखता है और थोड़ी ही देर में देखता है कि कुछ बहुत ही छोटी छोटी चिड़िया अपनी अपनी ट्रैक्टर में ईंटों को चुरा कर ले जा रही है। पीलू और बंटी दोनों उनका पीछा करने लगते हैं। फिर जंगल से होते हुए वो छोटी छोटी चिड़िया एक गुफा के अंदर चले गए। दोनों पति पत्नी भी उनके पीछे गए और दूसरी तरफ निकले। अरे यहाँ तो इन छोटी छोटी चिड़ियों का पूरा घर संसार है। हाँ, छोटे छोटे घर और गाड़ियाँ हैं। अरे छोटी छोटी चिड़िया, तुम लोग मेरे घर से ईंट चुरा कर भागी हो। तभी वहाँ छोटी चिड़िया की रानी बबली बोलती है, नहीं, आप हमें गलत मत समझिए बंटी जी। हमें एक नया महल तैयार करना है और मार्केट प्लेस भी बनानी है और ये काम आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। इसलिए हमें आपके घर में चोरी करनी पड़ी और आप हमारे पीछे यहाँ तक आए। ओह, तो ये बात है। मुझे आपके काम आने की खुशी होगी। हाँ हाँ, हमें आप छोटी चिड़ियों की तकलीफ पता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करके देंगे रानी जी। फिर बंटी बहुत खूबसूरती से रानी का महल और मार्केट की जगह तैयार कर देता है। छोटी छोटी बिल्डिंग्स होती है और मिनी पेट्रोल पंप होते हैं, मिनी ट्रैक्टर्स। इसी बीच पीलू और रानी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। बंटी जी, आप कमाल के कलाकार हो और आपकी सहायता से पूरा राज्य बहुत सुंदर दिख रहा है। ये लीजिए आपकी मेहनत का इनाम। रानी बंटी को सोने से भरी एक बोरी देती है। ये देखकर पीलू और बबलू की आंखें चमक उठती है। फिर जल्दी ही बबलू अपना एक सुंदर सा बंगलो बनाता है। बबलू अब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू कर देता है और बहुत पैसे कमाता है। फिर पीलू और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। श्यामपुर नाम के शहर में टुनी अपने सास ससुर और पति कालू के साथ रहती थी। टुनी एक गांव की लड़की थी, इसलिए वो अपने सर पर हमेशा घूंघट किए रहती थी। घर में कोई भी आता जाता या कोई भी नहीं रहता, लेकिन वो फिर भी अपना घूंघट नहीं हटाती। एक दिन उसकी सास लूसी की दोस्त चंपा उससे मिलने आती है। अरे आओ चंपा आओ, बहुत दिनों बाद दिखी तुम, कहाँ थी अब तक? अरे लूसी, मैं तुझे क्या बताऊं, मैं अपने भतीजे की शादी में गांव गई हुई थी, अभी ही वापस आई हूँ। मैंने सुना तूने शादी कर ली अपने बेटे की, तो मैंने सोचा मुंह दिखाई कर आती हूँ बहू की। बुला तो अपनी बहू को। अरे टुनी बहू, पानी तो लाना जरा। टुनी एक गिलास में पानी लेकर आती है और चंपा को देती है, लेकिन चंपा उसे देखती है और कहती है, अरे लूसी, तेरी बहू हमेशा घूंघट ही करे रहती है क्या? अरे टुनी बहू, ये तो मेरी सहेली है, इसके सामने तुझे घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, हम इसलिए घूंघट नहीं करते हैं कि हमें किसी को अपना चेहरा दिखाना है या नहीं, बल्कि हम इसलिए घूंघट करते हैं क्योंकि हमारी माँ ने हमें यह संस्कार दिए हैं। उन्होंने हमसे कहा था कि अपने से बड़ों से हमेशा घूंघट करके रहना और कभी अपना घूंघट नहीं हटाना। तो बस हम तो वही कर रहे हैं। अच्छा बहू, तेरी माँ ने तुझे यह नहीं सिखाया कि बाड़ों की बात भी मानते हैं? सिखाया है माँ जी, लेकिन हम अपना घूंघट नहीं हटाएंगे मतलब नहीं हटाएंगे। तभी कालू भी आकर टुनी से कहता है, टुनी आंटी खास तुमसे ही मिलने आई है, और अगर तुम ऐसी ही घूंघट में रही तो वो तुम्हें कैसे देख पाएंगी और तुमसे कैसे बात कर पाएंगी? अरे तो हमें कहाँ इनको हमसे बात करने से रोके हैं, बात कर सकती है, लेकिन हम अपना घूंघट नहीं हटाने वाले। अरे लूसी, बस बहुत हो गया। ऐसा क्या खास है तेरी बहू के चेहरे में जो वो किसी को दिखाने को तैयार ही नहीं है? शादी के बाद तो सभी बहुएं अपना चेहरा दिखा देती है, तेरी बहू में क्या हीरे मोती जड़े हैं? ऐसा कहकर गुस्से से चंपा वहां से चली जाती है और अब लूसी अपनी बहू को बहुत समझाती है कि वो अपना घूंघट हटा दे, लेकिन उसकी बहू टुनी किसी की नहीं सुनती। वो तो बस अपने घूंघट में हमेशा अपना चेहरा छिपाए रखती ही। अब तो लूसी टुनी का मजाक बनाने लगी थी। वो टुनी को देखकर गाना गाती थी, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना लगे
आशिक की नजर श्रृंगार अधूरा रहता है। लेकिन टुनी को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही एक दिन जब वो रसोई में काम करती तो उसका पल्लू पीछे से जल जाता है और टुनी को पता नहीं चलता। लेकिन जब टुनी को पता चलता है तो उसका घूंघट काफी जल चुका था और वो उसे झपटते हुए बाहर आती है। उसका पति उसके घूंघट पर पानी डालता है और आग बुझ जाती है। और कर लो घूंघट, यह 4 इंच का, यह 4 फुट का, तुम पता नहीं कितना घूंघट करके रहती हो। अगर यह ना करती तो पता चल जाता ना कि आग लग रही है पीछे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो घूंघट में रहना है। तुम्हारी माँ ने संस्कार दिए हैं, वो थोड़ी ना छोड़ोगी तुम। मुझे माफ कर दीजिए कालू जी, मुझे पता चल गया है। अगर मैं घूंघट नहीं करे रहती तो मुझे पता चल जाता कि आग लग गई है, लेकिन घूंघट किए हुआ था तो पता नहीं चला। अब से मैं कभी घूंघट नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से टुनी ने घूंघट करना छोड़ दिया।